मैं पंकज पात्रा आपके सामने एक बार फिर से एक कंटेंट लेकर आया हूं और आज वाला कंटेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट, ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस है और कक्षा 12वीं 12th क्लास में है और उन्हें बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर ली है, कर रहे हैं या करनी है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी, फाइनल एग्जाम आपके आने वाले हैं। परीक्षा की तिथि नजदीक आ रही है और आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कोई एक अच्छा सा वीडियो बना दें, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का मन कर रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है, टेक्स्ट बुक से स्टडी कर ली है, क्लासरूम से भी स्टडी हो गई है, अब क्या करें। तो आज वाला वीडियो अब क्या करना है उसी पर है। ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट। आपको परीक्षा से पहले ही पैटर्न पता करना है कि परीक्षा किस तरह की होगी। 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा और 50 मार्क्स ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्किल में से प्रश्न आएंगे जिनका आपको उत्तर देना है। तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। करना क्या है इसके लिए, बहुत सारे मित्रों के मैसेजेस आए हैं और आज वाला वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि करना क्या है, परीक्षा की तैयारी होगी कैसे। 60 मार्क्स का पेपर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट्स ए पार्ट बी, यानी एक जो है एमसीक्यू टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे और वो 30 मार्क्स के होंगे और इसी तरह 30 मार्क्स के ही लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको पहले से ही पता रखना है। और चॉइसेस क्या होगी, शुरू के 6 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के, उनको भी आपने बहुत अच्छे से यानी लिखने का अभ्यास कर लें। जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी आज वाले वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक्सपर्ट ने सुझाए हैं, सीबीएसई के एक्सपर्ट ने सुझाए हैं। और इस वाले वीडियो में आपको प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे, इंग्लिश भी होगी, हिंदी माध्यम भी होगा। अगर आपको इंग्लिश माध्यम में कंटेंट नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी वाला आंसर देख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको समझाए जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मुझे पता है ज्यादा बड़ा वीडियो आप लोग नहीं देखते, लेकिन आज वाला वीडियो आपको देखना होगा तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी तरह के अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहते हैं तो इसी चैनल पर ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए, अच्छा हाँ, कंटेंट सारा देखने के बाद आपके सुझाव, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ऑफिस प्रोसीजर प्रैक्टिस कक्षा 12th, सैंपल महत्वपूर्ण प्रश्न विद आंसर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस कोड 824 कार्यालय प्रक्रियाएं तथा व्यवहार या अभ्यास, सैंपल पेपर 2025-26। कौन कौन से प्रश्न इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज इस वीडियो में उस सीक्रेट से पर्दा उठने वाला है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपने स्टडी बहुत अच्छी की है और लेकिन मन में ये दुविधा रहती है कि यदि इम्पोर्टेंट प्रश्न पता लग जाए तो कितना अच्छा होता। बहुत सारे लेसन पढ़े हैं, सभी लेसन की अच्छे से तैयारी की है, लेकिन वो प्रश्न कौन से हैं जो आ सकते हैं। सारे तो नहीं आएंगे, चैप्टर पूरा नहीं आता है, कुछ महत्वपूर्ण अंश वो पार्ट कौन से हैं वो पता लग जाए
तो हमारा काम आसान हो जाए। तो आज वाले इस वीडियो में वही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने वो सीक्रेट खुलने वाला है, और प्रश्न ही नहीं, उनके उत्तर भी इसी वीडियो में हैं। और उत्तर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया गया है। टिप्स हैं, प्रश्न हैं, उत्तर हैं, सारा करिकुलम आज वाले इस वीडियो में एकदम से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा बड़ा वीडियो है और आपके बहुत काम आएगा, अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आप लेबोरियस, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, उससे हमें अगर पता लग जाए तो हमें पेपर करने में बहुत ही आसानी रहती है। ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान में रखनी है ताकि हम इजीली पेपर को सॉल्व कर लें और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60 और टाइम मिलेगा 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर जो है 2 भागों में डिवाइड मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल क्वेश्चन होंगे 24। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपने हो सकता है आपने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो, उससे पहले एग्ज़ाम दिया हो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। और शॉर्ट में एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और टोटल जो 24 क्वेश्चन होंगे, पहले वाले 6 क्वेश्चन और उसके साथ ही होंगे 18 क्वेश्चन। इस तरह से 24 क्वेश्चन जो है पेपर मिलेगा। 6 क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं 18, उसमें से आपको 11 ही करने हैं, यानी टोटल 17 क्वेश्चन आपको 3 आवर्स में अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये था पेपर का पैटर्न। अब चलते हैं आगे। सेक्शन ए वाले क्वेश्चन जो होंगे वो कौन से क्वेश्चन होंगे ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ये भी 30 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी जो है 18 क्वेश्चन का होगा, ए सेक्शन 6 क्वेश्चन का होगा। और 18 में से 11 करने हैं और 6 क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी होगी, तो आपने उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन है जो आपके सामने स्क्रीन पर। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपको कुछ मुख्य बातें आज वाले इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता ही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। और ये पहला जो प्रश्न है इसमें आपको कुछ चॉइस है, यानी आपके सामने जो है 6 क्वेश्चन होंगे और 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। पहला प्रश्न आपके सामने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है। इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। अगर आप एक ऑप्शन जो सही वाला पहचान लेते हैं, उत्तर लिख देते हैं, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो संचार क्या होता है, हिंदी में भी आपके सामने, इंग्लिश में भी। संचार होता क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप यही उत्तर आपने स्टडी की है, उत्तर आपने पहचान लिया, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो इस तरह प्रश्नों की तैयारी करना बहुत ही लाभदायक रहता है। वीडियो को एंड तक देखना। अभी आपके सामने 1 अंक का प्रश्न आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पहले प्रश्न में जैसा कि आपको बताया, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, 6 क्वेश्चन है, 4 के ही उत्तर देने हैं और आपने बहुत अच्छी स्टडी की होगी। और अगर नहीं की है अभी भी आपके पास समय है, वीडियो को एंड तक देखें, स्टडी को पूरा करें। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और आपने प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र कितने मार्क्स आए थे वो ज़रूर देखने हैं, और उनमें से कौन से प्रश्न आपसे नहीं हो पाए थे उनको देखना है। और आज वाले वीडियो में कौन कौन से प्रश्न आपको इजीली अटेम्प्ट करने लायक लगते हैं और किन प्रश्नों में आपको असुविधा है। प्रश्नों को, उत्तर को दिमाग में बिठाएं, क्लियर करें, और इसी तरह के प्रश्न आपको आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा भाग, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच डिसाइसिवनेस कैन बी डेवलप्ड। अब फिर 4 ऑप्शन है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया को पहचानिए। अब 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है नोइंग योरसेल्फ, स्वयं को जानना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, एनालाइज द अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें उपरोक्त सभी लिखा होता है, तो ज़्यादातर ये देखा गया है तो ऑल ऑफ द अबव वाला उत्तर ही सही होता है। ये भी आपने ये टिप ध्यान रखना है। छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे अंक ले आएंगे।
पहले प्रश्न का तीसरा भाग, विच इज द करेक्ट स्टेप टू सेव अ प्रेजेंटेशन। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई तो उसको सेव कैसे करते हैं, वो क्या स्टेप है, प्रेजेंटेशन को सेव सुरक्षित करने का कौन सा तरीका है। आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो देखते हैं इनमें से कौन सा तरीका सही होगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से, किसी भी प्रश्न में अगर स्ट्रेस होती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइस है। सीबीएसई ने बहुत अच्छा पैटर्न बताया है, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो अगर आपने भी यही सोचा था तो आपका उत्तर एकदम सही, आपको मिलेगा 1 मार्क। अब चलते हैं पहले प्रश्न का चौथा भाग। शुरू में ब्लैंक है, मीन्स इज नॉट टू गिव अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स अप। ब्लैंक है का अर्थ है कठिन परिस्थिति आने पर भी हार ना मानना और आगे बढ़ते रहना। ये 4 ऑप्शन में से आपको दिखाना है कि ये क्या होता है। मोटिवेटेड होता है, रेस्पेक्ट होता है, परसिवियरेंस होता है, नन ऑफ द अबव। प्रेरित, सम्मान, दृढ़ता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अब यहाँ आपका उत्तर क्या है, तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। आप एक कॉपी पर नोट करते रहे आपके उत्तर क्या थे और जो मैंने बताए हैं वो क्या है, और फिर एंड में देखेंगे आपके कितने उत्तर सही थे। तो इसका उत्तर जो आ रहा है आपके सामने, परसिवियरेंस यानी दृढ़ता, किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाला दृढ़ता उसको बोलते हैं। तो ये उत्तर सही है। पहले प्रश्न का 5वां भाग, शुरू में ब्लैंक है, पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच एम्स टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग पीपल एट स्केल विद स्पीड एंड स्टैंडर्ड या क्वालिटी। भारतीय सरकार की वह नीति जिसका उद्देश्य लोगों को बड़े पैमाने पर गति और गुणवत्ता के साथ कौशल प्रदान करने की चुनौती का सामना करना है। तो वो कौन, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। तो आपने उत्तर चारों देख लिए होंगे। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई तो उत्तर सही है। तो देखते हैं, आपने अनुमान लगा लिया। अब सही उत्तर क्या है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ए वाला उत्तर सही है। तो अगर आपका भी अनुमान यही था तो आपके बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। इसका मतलब आपने स्टडी बहुत अच्छी कर ली है, और अगर नहीं है तो अभी भी समय है, वीडियो से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का 6ठा भाग, मिस प्रियंका इज शेयरिंग द कंप्यूटर विद अदर एम्प्लॉयज़। प्रियंका जो है एक वर्किंग लेडी हैं और कंप्यूटर शेयर करती हैं अपने अदर स्टाफ मेंबर से। शी मे वांट टू प्रोटेक्ट हर डेटा, और वो अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहती हैं। शी मे नॉट वांट एनीवन एल्स टू ओपन एंड मेक चेंजेस टू हर वर्क, ताकि उनका कार्य कोई दूसरा ना देख ले। शी कैन डू दिस बाय प्रोटेक्टिंग हर स्प्रेडशीट यूजिंग अ, क्या चीज़ यूज़ करनी होगी प्रियंका को, ताकि वो, ये एंड में ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, इन 4 में से रीड ओनली, ट्रैक चेंज, पासवर्ड, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है पासवर्ड है, तो पासवर्ड ही उत्तर सही है। तो आपके सामने स्क्रीन पर भी है और आपने भी यही अनुमान लगाया होगा। तो इस तरह से अगर हम स्टडी करेंगे, और बहुत अच्छी स्टडी, क्योंकि आपने क्लासरूम में भी स्टडी की होगी, टेक्स्ट बुक से भी स्टडी की होगी, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, सैम्पल प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पर और वीडियो भी अवेलेबल हैं। और किसी चैप्टर की डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, उसके भी ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ फिर आपके सामने चॉइस है। चॉइस का ध्यान रखना है, 7 क्वेश्चन है और आपको किसी 5 यानी 5 के ही उत्तर देने हैं, और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल, डाक क्या होती है। बहुत सरल प्रश्न है और एक ही लाइन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ये 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपने जल्दी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इसको एक लाइन में या एक वर्ड में ही उत्तर देना होता है। तो अगर हम 1 मिनट में भी एक प्रश्न करते हैं तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन हम 30 मिनट्स में कर सकते हैं। तो हमारे पास 2.5 आवर बच जाता है बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए। तो आप इसी तरह अनुमान लगा के चलें कि हमें 30 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं 30 मिनट्स में ही करने हैं, 30 या 40 मिनट्स में कर सकते हैं। तो डाक का अर्थ क्या है, मैं समझा रहा था। मीनिंग ऑफ मेल, मेल इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मैसेज,
लेटर, रिपोर्ट, नोटिस एंड सर्कुलर। सेंट आउट और रिसीव्ड जो भेजे जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। ये जो रिटर्न लिखित संदेश होते हैं, जो मैसेज भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, नोटिस एंड सर्कुलर भेजा भी जाता है और प्राप्त भी किया जाता है। इन सबको ऑर्गेनाइजेशन में जो आते हैं या जाते हैं, इनको हम डाक कहते हैं। डाक किसी संगठन में किसी एजेंसी की सहायता से भेजे या प्राप्त किए जाने वाले लिखित संचार, संदेश, पत्र, रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र का ही एक रूप होता है। तो ये उत्तर आपका सही है। दूसरा प्रश्न 7 क्वेश्चन है, ध्यान रखें 5 के ही आपने आंसर देने हैं। द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब पहले वाले प्रश्न में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न थे, अब दूसरा जो प्रश्न है ये मेन सब्जेक्ट स्किल्स है। द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस लैटिन शब्द से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये प्रश्न आता है, आप इसको याद कर लें। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने उत्तर पहचान लिया होगा और यही उत्तर जो सही है। देखते हैं उत्तर क्या है। सेक्रेटेरियस लैटिन भाषा का शब्द है सेक्रेटेरियस और जिसका मीनिंग है कॉन्फिडेंशियल पर्सन, गोपनीय व्यक्ति होता है सेक्रेटरी। तो ये उत्तर सही है और अगर एग्जाम में आ गया तो आपको तो बस ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलिंग रिलेट्स टू। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, फाइलिंग किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पॉज करके भी देख सकते हैं और उत्तर तो आपके सामने भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। देखते हैं चारों में से एक जो उत्तर सही है, डी वाला उत्तर सही है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों का प्रशासन एवं संरक्षण करना, ये फाइलिंग से संबंधित है। तो उलझाने वाले जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें ऐसा लगता है कि सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर आपने सही से स्टडी की है, ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है, तो आप उत्तर पहचान सकते हैं, अन्यथा आपको उत्तर पहचानने में समय लगेगा और उत्तर गलत भी हो सकता है। तो इसी तरह के और वीडियो, जैसे कि आपको बताया, महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो इसी चैनल पर हैं। लास्ट ईयर का पेपर भी है, सैम्पल पेपर भी है, उससे पहले वाले पेपर भी हैं, तो हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो आपने 2-3 सालों के प्रश्न पत्र अगर कर लिए, लिख कर देख लिए, दिमाग में बैठा लिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं दूसरे प्रश्न का चौथा भाग, इंडेक्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट। इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमणिका महत्वपूर्ण होती है, क्यों। मेथड ऑफ फाइलिंग है ये, मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स है, एड ऑफ फाइलिंग है, एड ऑफ बैंक है। 4 ऑप्शन है और कौन सा सही है, एड ऑफ फाइलिंग। ये फाइलिंग में सहायक होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपके सामने दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। संस्था में तनाव क्यों होता है, उसके क्या कारण है, रीजन्स क्या हैं। तो वो रीजन्स आपके सामने स्क्रीन पर। रीजन्स फॉर स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कार्य की मांग होती है, भूमिका संघर्ष होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, संगठनात्मक संरचना ऐसी होती है, नेतृत्व की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकती है, व्यक्तिगत कुछ कारण, स्वास्थ्य संबंधी, परिवार संबंधी, कुछ भी 2 कारण आप लिख देंगे तो आपको मिलेंगे 1 मार्क। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ कास्टिंग वोट। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। कास्टिंग वोट का सही अर्थ बताना है, यानी निर्णायक मत क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इजी है, आपने पहचान लिया होगा। देखते हैं उत्तर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। अरे वाह, मैंने पहले ही बताया था कि जहां ऑल ऑफ द अबव आ जाता है तो जहां तक मेरा अनुमान है कि वही उत्तर सही होता है। फिर भी किसी प्रश्न में अगर ऐसा ना हो, कोशिश करना अच्छे से पढ़कर ही उत्तर देना। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का 7वां भाग, बिफोर योर ऑफिसर्स डिपार्चर ऑन टूर। आपका अधिकारी टूर पर जाना चाहता है, डिपार्चर यानी दौरे पर जाना चाहते हैं। ही शी शुड हैव विद हिम और हर अमंग अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के अलावा ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पर्सन हुम ही वांट्स टू मीट ड्यूरिंग द टूर्स। तो उसके पास एक लिस्ट होनी चाहिए अधिकारी के पास, जिससे वो मिलना चाहते हैं। क्या ये सही है या गलत है, आपने बस सही गलत ही बताना है और उत्तर आप लिखते ही आपको मिलेगा 1 मार्क। तो सही उत्तर है, एकदम सही, सत्य है। तो ये था दूसरे प्रश्न का 7वां भाग। 5 के ही उत्तर देने थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा हो रही है तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर चॉइस है। आप हर प्रश्न के साथ इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ेंगे, जैसा कि ऊपर ही बताया गया था। 7 क्वेश्चन है, 6 के ही उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ऑल डेड रिकॉर्ड्स शुड बी एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। जो संस्था के रिकॉर्ड डेड हो जाते हैं, निमृत हो जाते हैं, जिनका यूजलेस हो जाते हैं, ये ऐसा समझ लीजिए, तो संस्था की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है? डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिफरेंट करना है, डेवलप करना है, उनको क्या किया जाता है? तो हिंदी में देख लेते हैं। आपके सामने वीडियो में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है और काफ़ी समय लगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। आपके बहुत मैसेज आ रहे थे, वीडियो बनाने में थोड़ा सी देरी ज़रूर हुई है। संगठन की नीतियों के अनुसार सभी पुराने रिकॉर्ड क्या करे जाने चाहिए? डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल क्या होती है? इसके बारे में ईमेल सभी जानते ही हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि उत्तर आपका बिल्कुल बुक से रिलेटेड हो, आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल सभी जानते हैं। तो ईमेल क्या होती है, ये उत्तर आपके लिए जो है सुविधा का काम कर सकता है कि आप इस तरह का उत्तर दें या अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। ये अनुमानित उत्तर है। ईमेल संदेश एक समय में एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजे जा सकते हैं। ईमेल संदेश के 2 भाग होते हैं। शीर्ष भाग संदेश का मुख्य भाग होता है। शीर्ष भाग में ईमेल पता विषय लिखे होते हैं। ईमेल की विषय वस्तु संदेश के मुख्य भाग में लिखी जाती है। तो ये जो आपके पुस्तक में इस तरह ही ईमेल को एक्सप्लेन किया है। आप ईमेल को किसी और तरह भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो कंटेंट उससे टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं तीसरा प्रश्न। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज आर। सेक्रेटरीज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी या प्रोफेशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू अ क्लब और एसोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरी, ऑल ऑफ अबव। फिर देखा, ऑल ऑफ अबव वाले प्रश्न अगर आते हैं तो आपको पहले ही बता दिया है, ऑल ऑफ अबव वाला उत्तर मैक्सिमम जो है सही होता है। तो ऑल ऑफ अबव इसमें भी सही है। अगर इस तरह का पेपर आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। पेपर सैंपल प्रश्न देखने से आपका कार्य आसान हो जाता है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न का चौथा भाग। चेयरमैन एम्पावर्ड टू एडजॉर्न ए मीटिंग अंडर विच सर्कमस्टांसेस। किस परिस्थिति में जो है सभापति सभा को स्थगित कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही है और वो सही वाला ऑप्शन आपने पहचानना है। यदि आप पहचान लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो इस तरह से हम धीरे धीरे 30 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो ए और बी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और बी, जहाँ ए और बी दोनों लिखे हैं तो यहाँ भी देखना है कि हमें उलझन ना हो, उत्तर सही से दे आए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है एग्ज़ाम में और उत्तर के जो ऑप्शन है वो भी ध्यान से चूज करने हैं। जल्दी में कई बार हम गलत उत्तर का चुनाव कर लेते हैं और आपका 1 अंक चला जाता है। तो जब भी आप प्रश्नों के उत्तर दें, ध्यानपूर्वक दें और यदि समय बचता है तो अंत में सभी प्रश्नों को एक बार देख लें, किसी का उत्तर कोई गलत तो नहीं लिखा गया। और एग्ज़ाम में कई बार हम क्या करते हैं, मित्र से हेल्प ले लेते हैं और किसी दूसरे का प्रश्न उत्तर पत्रिका देखकर हम अपना उत्तर गलत कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने मन से समझदारी से उत्तर देने हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न का 5वां भाग आपके सामने स्क्रीन पर। ऑल ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड लाइक ट्रैवल टिकट, कार रेंटल, होटल। ये सारे जो खर्चे होते हैं, टिकट के रेंट, कार के रेंट के, होटल के एकोमोडेशन, मील अलाउंसेस एटसेट्रा आर रीइंबर्स्ड टू द एग्जीक्यूटिव व्हेन ही इज़ एन पर्सनल या ऑफिशियल टूर। तो वो जब पर्सनल टूर पे जाते हैं तब उनको कंपनी देती है या ऑफिशियल टूर पर जाते हैं, ये पूछा गया है आपसे। यात्रा टिकट, कार किराया, होटल ठहरने, भोजन भत्ता आदि सभी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यकारी को तब की जाती है जब वह निजी यात्रा या आधिकारिक यात्रा पे, तो आधिकारिक दौरा होता है तभी उसको कंपनी की तरफ से ये अमाउंट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो ये आपका उत्तर आपके सामने। अब तीसरे प्रश्न का छठा पार्ट।
व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ऑम्बड्समैन, बैंक लोकपाल क्या होता है? तो इसका उत्तर थोड़ा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, आप इसको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बैंक ऑम्बड्समैन यानी लोकपाल क्या होता है? बैंक ऑम्बड्समैन इज़ द अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक। अगर आपको बैंक से कोई भी कंप्लेंट है तो आप बैंक ऑम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं। इन द मेन एरियाज ऑफ कलेक्शन से संबंधित है, चेक से संबंधित है, बिल से संबंधित है, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित है, नॉन एडहेरेंस टू प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ वर्किंग, कार्य समय के से संबंधित कोई आपको कंप्लेंट है, फेलियर टू ऑनर गारंटी लेटर क्रेडिट, इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं तो ये बैंक ऑम्बड्समैन के पास आप जा सकते हैं। दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 1995 और ये 1995 से स्कीम लोकपाल की शुरू है एंड इज़ फंक्शनिंग विद न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम 2007 और 2007 में इसमें कुछ नए गाइडलाइंस जोड़ी गई हैं। दिस स्कीम कवर्स ऑल शेड्यूल बैंक्स, सभी शेड्यूल बैंक जो आरबीआई के अंतर्गत हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबी हैं, रूरल बैंक है, उनसे संबंधित शिकायतें बैंक ऑम्बड्समैन के पास आप कर सकते हैं, बैंक लोकपाल। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, हिंदी और इंग्लिश में उत्तर आपके सामने। तो उत्तर थोड़ा बड़ा है, ये आपकी नॉलेज के लिए बड़ा है, आप शॉर्ट में भी उत्तर लिख सकते हैं शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का 7वां पार्ट, बैंक एक्ट्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बैंक न्यासी और निष्पादक के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना है। बैंक एक्ट्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक प्रिजर्व द विल्स, जो वसीयत होती है, विल्स ऑफ देयर कस्टमर्स की जो ग्राहकों की वसीयत को बैंक जो है संरक्षित रखते हैं, एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर द डेथ, और डेथ के बाद उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये वाला काम भी बैंक करते हैं। आपको पता होना चाहिए बैंक में किस किस तरह के कार्य, बैंक हमें कौन कौन सी सुविधाएं देता है। नेक्स्ट, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो आपने देखनी है। 6 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने हैं, आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। देखते हैं क्या है। यूजुअली एवरी प्राइवेट सेक्रेटरी हैज़ टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू, एक निजी सचिव को किसको रिपोर्ट करना होता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, तो सही उत्तर है वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है जो निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं। पहला आपके सामने, अगर आप असुविधा हो रही है उत्तर देने में तो आप इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, स्पीड पोस्ट इज़ अ वेरी हाई स्पीड एक्सप्रेस सर्विस। स्पीड पोस्ट डाकघर की एक सुविधा है, स्पीड पोस्ट जो हाई स्पीड एक्सप्रेस सर्विस है, लेटर्स ले जाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए, विद यहाँ पर ब्लैंक है, डिलीवरी अक्रॉस द नेशन एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपकी पुस्तक में से आपने पढ़ा ही होगा, तो ब्लैंक में क्या आएगा? यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए, टाइम बाउंड डिलीवरी यानी समयबद्ध जो है इसकी स्पुर्दगी दी जाती है स्पीड पोस्ट में। तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो नहीं पढ़ी तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, आपके सामने क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर? व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है? ये मीटिंग वाले चैप्टर में से पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने नहीं पढ़ा तो आज इस वीडियो में देखकर आप पढ़ सकते हैं, और इस अभी भी समय है, आप अपनी पुस्तक में से इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, तो उत्तर देख लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव, देखा जैसे कि पहला क्या कहा गया था कि ऑल ऑफ द अबव वाला अगर ऑप्शन आता है तो आपको उसी का चुनाव कर लेना ठीक रहता है, लेकिन फिर भी आपने सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, चूज मोड्स ऑफ ट्रैवल। यात्रा के साधन चुनने हैं, इनमें से कौन कौन से होते हैं यात्रा के साधन? रेलवे होता है, एयर होता है, प्राइवेट कार ये भी होता है, और ऑल ऑफ द अबव। अरे वाह, उपरोक्त सभी वाला, तो यही उत्तर सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये यहाँ सुझाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं, और इसी तरह का प्रश्न पत्र आने वाला है। पहले प्रश्न पत्र आ चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, आज वाला भी देख सकते हैं। तो यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, और वीडियो आप देख ही रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पासबुक ऑफ बैंक? पासबुक के बारे में सभी जानते हैं, सभी का अकाउंट्स
बैंक में है और पासबुक सभी को मिली है, लेकिन डेफिनेशन लिखना क्या है, पेपर में क्या लिखना है वो नहीं पता होता अक्सर स्टूडेंट्स को। तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पासबुक होता है, पासबुक इज ए स्मॉल हैंडी बुक, एक छोटी सी पुस्तिका होती है, इशूड बाय बैंक, जो बैंक देता है, टू द कस्टमर, किसको, ग्राहकों को, टू रिकॉर्ड ऑल द डीलिंग्स बिटवीन दैम, तो उसमें डीलिंग्स जो लेन देन का रिकॉर्ड्स होता है। नाउ इट इज़ प्रिंटेड स्टेटमेंट, आजकल क्या है, प्रिंटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर ऑल्सो बीइंग इशूड, ये भी दी जाती है बैंक द्वारा बाय ए बैंक इंस्टेड ऑफ पासबुक की जगह स्टेटमेंट भी दे देते हैं कुछ बैंक। तो पासबुक क्या होती है, एक छोटी सी पुस्तिका होती है, ग्राहकों के लेन देन का उसमें रिकॉर्ड होता है। तो ये अगर आप 1 मार्क में इतना लिख देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, आजकल ये ज़्यादा जो है यूज़ में है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, यानी पैसों का लेन देन करने का एक तरीका है। इट मीन्स ऑनलाइन तरीका, इट मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फंड्स ट्रांसफर, ये फंड ट्रांसफ़र करने का इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है। वेयर द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन रियल टाइम बेसिस, तो इसमें क्या होता है, पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। इन इंडिया ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स विद RTGS इज़ डन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जब आप ज़्यादा पैसे लेन देन करते हैं। एंड एट प्रेजेंट द मिनिमम अमाउंट इज़ बीइंग 2 लाख तक का रुपया अगर आपको लेन देन करना है तो आप RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आपको दोनों तरह से, हर तरह से प्रिपेयर होना, वीडियो की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, तो तभी आप अच्छे अंक ला सकेंगे। 60 में से 60 मार्क्स लाना, क्योंकि आपके पास चॉइस है, बहुत सारी CBSE ने चॉइस की है। 17 क्वेश्चन में से 11 करने हैं, 6 में आपके साथ बार बार चॉइस आ रही है, तो आप 60 आउट ऑफ 60 यानी 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। आप अपने को कमज़ोर ना समझें, और अभी भी समय है, स्टडी कर सकते हैं, जो भी स्टडी प्रिपरेशन आपकी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन, देखा फिर चॉइस आ गई ना, 6 क्वेश्चन में से 5 के ही उत्तर देने हैं। तो स्ट्रेस क्यों लें, तनाव क्यों लें, हमारे पास चॉइस है। इसी तरह के पैटर्न का पेपर आने वाला है, और आपने वीडियो देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से स्टडी की होगी, क्लासरूम में स्टडी की होगी, आपने अपने सेपरेट भी स्टडी की होगी, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपने भी तो निकाले होंगे, वीडियो में हैं, प्री बोर्ड में आपने स्टडी की, तो बहुत अच्छी आपके मार्क्स आने वाले हैं, और टेंशन ना लें। अब देखते हैं 5वें प्रश्न में कौन से 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NEFT, देखा NEFT, RTGS आया था, अब NEFT आ गया। NEFT की कब फुल फॉर्म बतानी है, तो आपके सामने फिर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इस तरह फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो देखते हैं सही उत्तर कौन सा, ABCD में से एक उत्तर सही है, बी वाला उत्तर सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो अगर आपने भी यही उत्तर सोचा था तो आपका उत्तर सही है, मिलेगा 1 मार्क। सेकंड, 5वें प्रश्न का दूसरा पार्ट, टू परफॉर्म द सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ विद कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंटली, अगर आप सेक्रेटरी बनते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एफिशिएंसी कुशलता होनी चाहिए। ए प्राइवेट सेक्रेटरी रिक्वायर्स मैनी क्वालिटीज़, तो एक निजी सचिव की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड स्किल एज वेल एज ए वाइड जनरल एजुकेशन, तो उसके पास जनरल एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी स्किल्स अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है, ये पूछा गया है, सिर्फ आपने सही और गलत बताना है, तो उत्तर सही है। नेक्स्ट, 5वें प्रश्न का तीसरा पार्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेल रूम इक्विपमेंट, बहुत ईजी है, डाक कक्ष में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखने हैं। तो आप किन्हीं 2 के लिख सकते हैं, यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने 4-5 जो हैं उपकरणों के नाम लिख दिए हैं, और 1 मार्क मिलेगा। अब ये जो छोटे प्रश्न होते हैं 1-1 अंक वाले, 1-1 मिनट के प्रश्न हैं, और ध्यान रखना समय सीमा का कि आपने इनको 1 मिनट में ही, आधे मिनट में भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ट्रू और फॉल्स ही तो लिखना है, आधे मिनट के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट करना है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन हम 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, ज़्यादा 40 मिनट्स में कर लेंगे। बाकी का समय हमें लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से साफ राइटिंग में लिखना है, क्योंकि पेपर जो है कंप्यूटराइज चेक होने हैं, साफ राइटिंग, लॉन्ग क्वेश्चन करना नहीं भूलना है। MCQ तो करने ही करने हैं, वो इजीली हो जाते हैं, लेकिन आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर करके आने हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सी इसमें से सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। AGM विल बी हेल्ड एट एवरी कंपनी। अब AGM, कुछ स्टूडेंट्स को AGM नहीं पता होगा। AGM एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम बैठक या सभा जिसे कहते हैं। दूसरा है प्रॉक्सीज नॉट इंक्लूडिंग व्हाइल काउंटिंग द कोरम ऑफ द मीटिंग। तीसरा है कंपनी सेक्रेटरी नीड नॉट अटेंड द मीटिंग। चौथा है मेंबर्स ऑफ ए कंपनी कैन अटेंड AGM एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो सही कौन सा है? 4 ऑप्शन है। अब यहाँ कभी कभी असुविधा हो जाती है सही उत्तर पहचानने में, और यदि आपने डिटेल स्टडी की है तो आप पहचान पाएंगे, नहीं की है तो मेरे हर टॉपिक के वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और वीडियो आप तो देख रहे हैं, एक काम और करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, कर भला तो हो भला। ठीक है, उत्तर देखते हैं। चलो, प्रॉक्सीज नॉट इंक्लूडिंग व्हाइल काउंटिंग द कोरम। कोरम काउंट करते समय प्रॉक्सी को शामिल नहीं किया जाता, यह स्टेटमेंट सही है। तो सही स्टेटमेंट पहचानने वाले को मिलेगा 1 अंक। नेक्स्ट, 5वें प्रश्न का 5वां भाग, व्हाट इज पिन इन बैंकिंग। बैंकिंग की शब्दावली में पिन क्या होता है, ये उत्तर आपने देना है, क्योंकि पिन जो है मेल वाले चैप्टर में भी आता है और बैंक वाले में यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि बैंक वाला पिन बताना है, डाक संबंधी पिन नहीं बताना, यानी पिन कोड जो डाक विभाग में यूज़ होता है वो नहीं बताना है, तो आपने बैंक वाला पिन बताना है। तो देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर मैं आपको यहीं रीड कर देता हूँ। जनरली ये 4 करेक्टर नंबर ऑफ वर्ड, 4 करेक्टर यानी अक्षरों की संख्या होती है। द पिन इज़ द सीक्रेट कोड, ये एक सीक्रेट गोपनीय कोड होता है। गिवन टू क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होल्डर को दिया जाता है। एनेबलिंग देम टू एसेस देयर अकाउंट, ताकि वो अपने अकाउंट से लेन देन कर सके। द कोड इज़ रैंडमली असाइंड बाय ए बैंक टू देयर कस्टमर्स, और ये ऐसा कोड होता है जो सभी का एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज यूज़, ताकि कोई कार्ड का अनऑथोराइज यूज़ ना कर सके, यानी उसका गलत उपयोग ना कर सके, इसलिए ये कोड वर्ड दिया जाता है। तो ये पिन नंबर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्यक्तिगत पहचान संख्या जिसे कहते हैं। तो ये आपने इस तरह से, आपको पता ही होगा, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रखा है। अरे भाई, आप इतना तो जानते ही होंगे, 12th क्लास का स्टूडेंट ये सब जानता है। ये बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, 5वें प्रश्न का 6ठा भाग, हाउ मैनी पैसेंजर्स एंट्रीज परमिसिबल इन वन रिजर्वेशन कैंसिलेशन फॉर्म। जो हम रेलवे का रिजर्वेशन कराते हैं तो कितने पैसेंजर की उसमें एंट्री होती है, या कैंसिल कराना है तो कितने पैसेंजर्स के नाम लिखे जा सकते हैं, 4, 6, 10, 12। उत्तर सामने ही है, 6। अगर आपने यही उत्तर पहचाना था तो आपका उत्तर सही है। अब आ गया MCQ वाले लास्ट प्रश्न। 6ठा प्रश्न आपके सामने है, इसमें फिर 6 क्वेश्चन हैं, 5 के ही उत्तर देने हैं, मिलेंगे 5 मार्क्स। तो आपने मार्क्स बटोरते जाना है, उत्तर देते जाना है, स्टडी करते जाना है। 6ठे प्रश्न का पहला भाग, फाइंड द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VPP, मेलिंग वाले चैप्टर से है। डाक विभाग की VPP सुविधा का पूरा नाम लिखिए। तो मैंने पहले ही बताया था, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो सही उत्तर आपके सामने है, वैल्यू पेबल पोस्ट। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक उत्तर सही है। वैल्यू पेबल पोस्ट, दे मूल्य पश्चात, हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट, 6ठे प्रश्न का दूसरा पार्ट, कोई भी एक उत्तर आप, अगर कोई नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं। बाय हाउ मैनी वेज यू कैन स्टोर फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल किस तरह से स्टोर की जाती है, तो उनके तरीके बताने हैं। ऑप्शन फॉर सेविंग इलेक्ट्रॉनिक फाइल, देयर आर मैनी वेज, कई तरीके हैं, जिसमें से पहला है USB फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव में हम सेव कर सकते हैं, यानी कि फ्लैश ड्राइव USB वाली पेन ड्राइव जिसे बोलते हैं। हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, सेव टू डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, ईमेल के साथ अटैचमेंट
भेज सकते हैं। साइन अप फॉर फ्री ऑनलाइन फाइल स्टोरेज स्पेस मिलता है, वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। साइन अप फॉर फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। तो कई सारे तरीके हैं जिसमें हम ई फाइल, इलेक्ट्रॉनिक फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये रहा उत्तर, ये रहा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, ईश्वर आपको बहुत अच्छे अंक दिलाए। तीसरा प्रश्न, छठे प्रश्न का तीसरा भाग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट हैं, ये भी सभा वाले मीटिंग वाले चैप्टर में से हैं, और कौन सी सही है। ओनली स्पेशल बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट EGM। अब EGM जिसको नहीं पता होगा तो वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आपको, यदि आप इंग्लिश माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो हिंदी वाला प्रश्न भी देख सकते हैं, और हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाला, क्योंकि प्रश्न पत्र दोनों ही भाषाओं में आएगा। तो आप घबराना नहीं, दोनों भाषाओं की तरफ नज़र डाल सकते हैं। कोई रोक नहीं है कि आपने इंग्लिश माध्यम से स्टडी की है तो हिंदी वाला नहीं पढ़ सकते, हिंदी से की है तो इंग्लिश वाला। तो ये भी टिप्स हैं, छोटे छोटे टिप्स बहुत काम आएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और स्टडी तो आपने कर ही रखी है, सिर्फ ये तो लास्ट मिनट की स्टडी है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। सारा करिकुलम इस वाले वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, तो ए वाला जो है उत्तर सही है। ओनली स्पेशल बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड इन EGM। EGM का मतलब आपातकालीन सभा में कुछ स्पेशल कार्य ही चर्चा की जाते हैं। अब चलते हैं छठे प्रश्न का चौथा भाग, एक सचिव के किन्हीं 2 व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। 2 गुण बताते ही आपको मिलेगा 1 अंक। तो आपके सामने 4 गुण लिखे हैं, कोई भी 2 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, छठे प्रश्न का 5वां पार्ट है, ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग साइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस एंड बुकिंग एजेंट्स। ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग साइट हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, नाम ही पूछे हैं। एयरलाइन और बुकिंग एजेंटों द्वारा ऑनलाइन हवाई टिकट बुकिंग साइटें कौन कौन सी हैं। तो GoIbibo, यात्रा.com, cleartips.com, मेकमाईट्रिप.com, एक्सपीडिया, किन्हीं 2 के नाम लिख देंगे तो आपको 1 अंक मिलना पक्का है। छठे प्रश्न का छठा पार्ट, मोशन कैन बी अल्टर्ड और अमेंडेड बिफोर इट इज़ वोटेड अपॉन। मतदान से पहले प्रस्ताव में बदलाव या संशोधन किया जा सकता है। मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है लेकिन वोट होने से पहले ही उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। क्या यह सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, वोट होने के बाद कुछ चेंज नहीं होता है। अब आ गए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये भी 30 मार्क्स के हैं। तो अब इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वर्ड लिमिट दी है और फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं। बहुत अच्छी चॉइस है और वर्ड लिमिट भी है 20 to 30 वर्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने 20 to 30, आप 30 से अबव या कुछ कम भी कर सकते हैं। उत्तर आपका टू द पॉइंट होना ज़रूरी है। अशाब्दिक संचार क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों का प्रयोग किए बिना दूसरे को कोई जानकारी देना, कोई संदेश देना। वो कैसे दे सकते हैं? आई कांटेक्ट से दे सकते हैं, जेस्चर यानी हाव भाव से दे सकते हैं, एक्सप्रेशन द्वारा दे सकते हैं और पोस्चर द्वारा दे सकते हैं, स्पेस द्वारा दे सकते हैं, टच द्वारा दे सकते हैं। तो अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। आप इसको अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये वाला उत्तर अगर आप याद करें तो ये भी सही है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। 8वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? व्यक्तित्व विकास के 5 कारक मॉडल। हाँ, ये प्रश्न अक्सर आ जाता है। व्हाट आर द 5 फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? आपका व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलप के 5 फैक्टर मॉडल FFM जिसे बोलते हैं वो क्या हैं? तो 2 नंबर का है। यहाँ पर हमने 5 को एक्सप्लेन किया है, आप इनके नाम भी लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। पहला है ओपननेस, दूसरा है कॉन्शियसनेस, तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन। तो इनके नाम याद कर लें, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। डिटेल में अगर स्टडी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत तरह से आपने जैसा भी स्टडी करना है। चौथा है एग्रीएबलनेस और पांचवा न्यूरोटिसिज्म। तो यहाँ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो धीरे धीरे आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, किसी भी तरह से आपको जैसा उचित लगता हो। प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है व्यक्तित्व विकास के 5 कारक का मॉडल है खुलापन, चेतना, बहिर्मुखता और मिलनसारिता, मनोविक्षिप्तता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में न्यूरोटिसिज्म कहते हैं और हिंदी में मनोविक्षुब्धता। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं, लेकिन आपने स्टडी की है तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और आप अच्छे अंक लाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलते हैं 9वां प्रश्न, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इन विच एन एंटरप्रेन्योर कैन थिंक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, तो किन तरीक़ों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच सकता है, तो वो तरीके बताने हैं। तरीके आपके सामने हैं। एंटरप्रेन्योर इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ रनिंग ए बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो एक बिजनेस सेट करता है, उसको चलाता है, एंड टेक रिस्क और रिस्क लेता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, ताकि उसे कुछ प्रॉफिट हो, उसको कुछ फ़ायदा हो। तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह से समस्याओं का सामना करता है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, जिससे वो समस्याओं को ठीक से सॉल्व कर पाता है। तो ये टॉपिक आपने याद रखने हैं और वीडियो को हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है। रचनात्मकता होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए, आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। कोई उसकी बुराई करता है तो वो उससे भी किस तरह से निपटता है। तो ये सारी आपने उद्यमिता का अर्थ भी हो गया और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। 10वां प्रश्न, व्हाट इज़ ग्रीन जॉब इको टूरिज्म। इको टूरिज्म में कौन कौन सी ग्रीन जॉब, हरित नौकरी यानी हरित कार्य, किस तरह से कार्यों से हम ग्रीन जॉब, पर्यावरण के अनुकूल वाली जॉब कौन सी होती है और वो टूरिज्म, इको टूरिज्म के सेक्टर में आती हो। तो ये जो इको टूरिज्म वाली जॉब है, इको टूर गाइड्स हो सकता है, इको टूरिज्म ऑपरेटर हो सकता है। तो 2 जॉब आपने लिखनी है। इको टूरिज्म, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन में हरित रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं। पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का उद्देश्य आगंतुकों को संसाधनों के संरक्षित अपशिष्ट कम करने, प्राकृतिक वातावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के महत्व को समझाने का अनुभव प्रदान करता है और इससे आगंतुक को पर्यावरण के अनुकूल स्थान पर होने का अच्छा अनुभव होता है। तो 2 जॉब हो गई, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गाइड बन सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल पर्यटक संचालक बन सकते हैं। तो इस तरह की आपने प्रश्न के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। यहाँ आपको चॉइस है, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको सटीक उत्तर नहीं आता है तो सटीक उत्तर ही देना है, यानी टू द पॉइंट देना है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। हाउ टू डिलीट सेल्स इन काल्क। काल्क में आप सेल्स को, यानी जो आपने स्प्रेडशीट में सेल्स को कैसे डिलीट करते हैं उसका तरीका बताना है। तो लॉन्ग मेथड भी है यहाँ पर और शॉर्टकट की भी है। दोनों मेथड से आपको बताया गया है, समझाया गया किस तरह से हम सेल को डिलीट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, काल्क स्प्रेडशीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आपके सामने कंट्रोल++ करेंगे तो शॉर्टकट कुंजी है। अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट स्किल आ गया, जो आपका मेन सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर है। 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं। आपको मिलेंगे हर प्रश्न का 2 अंक यानी 6 मार्क्स मिलेंगे। सचिव के कोई 2 नियमित कार्यालयी कार्य बताइए, यानी सेक्रेटरी की रूटीन ऑफिस ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती है, ये तो आपको इजीली याद हो गया होगा। कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड काम है जो सेक्रेटरी को रूटीन यानी रोज़मर्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड ड्यूटी है लीजन ड्यूटीज़ लाइक टेलीफोन कॉल्स, विजिटर अटेंड करना, ये लीजन वर्क होता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग, मीटिंग कंडक्ट करना, ये सब जो है नियमित वर्क में आता है।
तो कोई भी 2 कार्य आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर क्या होता है, जिसको हम मेल आउटवर्ड रजिस्टर भी बोलते हैं, तो उसके बारे में आपने ज़रूर अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। डिस्पैच रजिस्टर, ए रजिस्टर इज मेंटेन टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल आउटवर्ड लेटर्स। जो बाहर जाने वाली डाक का जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है उसको डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं। नाम भी याद रखना है कि उसके 2 नाम हैं, डिस्पैच रजिस्टर भी बोलते हैं, मेल आउटवर्ड रजिस्टर। द रजिस्टर इज कॉल्ड डिस्पैच रजिस्टर। द डिस्पैच रजिस्टर सर्व्स एज एविडेंस। ये प्रमाण होता है कि यहाँ से पत्र भेजा गया है। लेटर सेंट एंड एक्सरसाइज ए कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ऑन पोस्टेज, ताकि डाक के खर्चों का भी इसमें रिकॉर्ड आ जाता है। तो इसमें कौन कौन से कॉलम बने होते हैं? मेन कॉलम है सीरियल नंबर, जो लेटर भेजा गया है उसका सीरियल नंबर, डेट किस तारीख को भेजा गया है, पर्सन टू हुम लेटर किसको भेजा गया है, सब्जेक्ट किस टॉपिक पर भेजा गया है, नंबर ऑफ एनक्लोजर उसके साथ क्या भेजा गया है, तो इस तरह की जानकारी होती है। नेचर ऑफ पोस्टिंग, किस तरह से भेजा गया, रजिस्टर डाक से भेजा गया, स्पीड पोस्ट से भेजा गया, कितना पैसे खर्च हुए। तो ये मेल आउटवर्ड रजिस्टर में कौन से टॉपिक होते हैं वो भी लिख दिया, उसकी डेफिनेशन भी दे दी, तो आपका उत्तर सही हो गया, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। यहाँ कुछ उत्तर जो है थोड़ा डिटेल में बताए गए हैं और आपको आपकी सुविधा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय द मीटिंग। मीटिंग यानी सभा से आप क्या समझते हैं? सभा आपने मीटिंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो 14 क्वेश्चन है, टोटल 24 क्वेश्चन है, हमने 14 कर लिए, 10 क्वेश्चन अभी और हैं, वीडियो को अंत तक देखना है। मीनिंग ऑफ मीटिंग आपके सामने है। सभा का अर्थ, सभा को किसी वैध कार्य को निपटाने, कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने, सिफारिशें करने या निर्णय लेने के लिए कई व्यक्तियों के एकत्र होने या एक साथ आने के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, कोई भी केंद्रित बातचीत जिसका आमतौर पर एक विशिष्ट कार्य सूची होती है। कंपनी के सामान्य या विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक आदमी तो किसी से बात नहीं करेगा। कम से कम 2 व्यक्ति जो सदस्यों की न्यूनतम निर्धारित संख्या की सहमति या एकत्र होने पर ही सभा का गठन करते हैं। तो ये सभा का अर्थ आप बता सकते हैं, अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए गुड ट्रैवल एजेंट कैन सेव एंडलेस आवर्स ऑफ सर्चिंग द ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा जो है ट्रैवल एजेंट यात्रा संबंधी जानकारी खोजने और लगने वाले अनगिनत घंटों को बचा सकता है। दे प्रोटेक्ट क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। और एक अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट को दे सकता है एट द मोस्ट इकोनॉमिकल, कम प्राइस में, सस्ते में दे सकता है। एंड ऑफरिंग स्पेशल डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट भी दे सकता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंट, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल एजेंट के कार्यों को बताना है। इन केस ऑफ ओवरसीज ट्रैवल प्लानिंग, यदि विदेश यात्रा की प्लानिंग हो रही है तो ट्रैवल एजेंट क्या क्या काम करेगा वो आपने पढ़ाना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या गया है। मेन बात ये पूछी गई है, फंक्शन पूछे गए हैं, ट्रैवल एजेंट जो है विदेश यात्रा से संबंधित। ऊपर की जो कहानी है वो सिर्फ बनाई गई है प्रश्न को लंबा करने के लिए, आपको जो है उलझाने के लिए, लेकिन जो पूछा है वो यही पूछा है लास्ट वाली लाइन में, तो आपने इसी का उत्तर देना है। तो इस वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैं टिप्स दे रहा हूँ, आपने पूरा वीडियो एंड तक देखना है। उत्तर भी हैं, प्रश्न भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और टिप्स भी हैं। बड़े वाह, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ट्रैवल एजेंट हेल्प्स करता है अपने कस्टमर्स की, हेल्प्स ट्रैवलर्स बाय सॉर्टिंग थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू हेल्प देयर क्लाइंट मेक द बेस्ट पॉसिबल ट्रैवल अरेंजमेंट, ताकि उसका ट्रैवल अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो जाए। ट्रैवल एजेंट इस तरह से हेल्प करता है और काफ़ी सारी जानकारियाँ उसके पास होती हैं, उनमें से चुनिंदा जानकारियाँ वो अपने कस्टमर को देता है। दूसरा, ट्रैवल एजेंट आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू एडवाइस ट्रैवलर्स अबाउट देयर डेस्टिनेशन, जहाँ उनको जाना है, गंतव्य के बारे में सूचनाएं देता है। वहाँ का वेदर कैसा है, लोकल कानून कैसे हैं, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ के साइट्स कौन कौन सी है, अट्रैक्शन क्या है, एग्जीबिशन क्या है, तो ये सारी जानकारियाँ ट्रैवल एजेंट देता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप इसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लें। इस तरह की जानकारियाँ ट्रैवल एजेंट उपलब्ध कराता है और आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होंगी।
सम ट्रैवल एजेंसीज स्पेशलाइज इन कॉमर्शियल एंड बिजनेस ट्रैवल, कुछ एजेंसीज जो कॉमर्शियल और बिजनेस ट्रैवल के बारे में यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं, एग्जीक्यूटिव के आइटिनरी तैयार करती हैं। तो विदेश यात्रा पर जाने संबंधित उनको किस तरह की हेल्प मिलती है ट्रैवल एजेंट से, वो पासपोर्ट संबंधित हेल्प मिलती है, वीज़ा संबंधित, हेल्थ डॉक्यूमेंट संबंधित, ट्रैवल इंश्योरेंस संबंधित। तो ये फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा संबंधी ट्रैवल एजेंट से जानकारी मिल सकती है। तो कौन कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट मिल जाते हैं आपने अगर सर्च करना हो तो ये सब प्रश्न के उत्तर थोड़ा डिटेल में आपको समझा दिया गया है। आपको जितनी जानकारी रहे आप उसमें एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेन है, आपको प्रश्न पता होना चाहिए और थोड़ी उत्तर की जानकारी बाकी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, जो मोबाइल से बैंकिंग की जाती है वो मोबाइल बैंकिंग होती है। ऑनलाइन यानी कि उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस आपके सामने है, ऑनलाइन वर्सेस मोबाइल बैंकिंग, ये डिफरेंस है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। इसी तरह आपने उत्तर देना है, आपने हेडिंग ज़रूर लिखना है ताकि एग्जामिनर अवार्ड देते समय आपको प्रश्नों के अंक देते समय ध्यान रहे कि आपने पूरा प्रश्न का उत्तर एक्सप्लेन कर दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग आल्सो नोन एन इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम है दैट एनेबल्स कस्टमर, ये कस्टमर और बैंक के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बीच में लेन देन का काम करता है वेबसाइट के द्वारा। और मोबाइल बैंकिंग इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बैंक, ये भी बैंक द्वारा सुविधा दी जाती है कस्टमर को, और इसके लिए आप बैंक का ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो मोबाइल बैंकिंग हो जाती है। अगर ऐप से आप करते हैं टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिमोटली, कहीं भी दूर बैठ के आपको बैंक में नहीं जाना पड़ता, मोबाइल से ही आप उसको ऐप की सुविधा से कर सकते हैं। और ये मोबाइल बैंकिंग जो है 24 आवर्स आपको मिलती है। आप अपने बैंक या फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उस तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने आ गया। हिंदी में भी उत्तर है, इंग्लिश में भी उत्तर है, दोनों उत्तर आप अच्छे से पढ़ लें, माइंड में क्लियर कर लें, एग्ज़ाम में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। 17 क्वेश्चन से लेकर 17, 18 और 19 3 प्रश्न हैं, 2 के उत्तर देने हैं। और पहला प्रश्न है, यहाँ फिर एक ही प्रश्न में 2 चॉइस हैं आपके लिए। बहुत अच्छा, इस तरह का प्रश्न आता है तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाती है। हाउ कैन यू मैनेज स्ट्रेस, तनाव का प्रबंध कैसे किया जा सकता है। अगर आपको ये उत्तर नहीं लिखना है तो आप नीचे वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। द पोजिशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज दैट ऑफ, ये वाला भी प्रश्न है। एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी सेक्रेटरी होता है अधिकारी होता है, ट्रू और फॉल्स आपने ये बताना है। सर्वेंट और मियर एम्प्लॉयज़ होता है, क्या ये केवल सर्वेंट होता है। ऊपर वाले में पूछा है कि क्या ऑफिसर होता है, नीचे में दिया है केवल सर्वेंट होता है, वो एम्प्लॉय होता है, येस और नो। अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सही या गलत। तो इन तीनों को अगर आप उत्तर देना चाहें, मेरे हिसाब से अगर आप श्योर हैं तो तीनों का उत्तर दे दें, आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। नहीं तो मैनेज स्ट्रेस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द स्ट्रेस में बी मैनेज विद द फॉलोइंग वेज, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते, एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग, अपनी सिचुएशन दूसरों से एक्सप्रेस करें, उससे तनाव दूर हो सकता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखें, उससे तनाव दूर हो सकता है। प्रेयर एंड मेडिटेशन से भी तनाव दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। What types of organization should follow the chronological of the filing system, काल क्रमानुसार, समय अनुसार विधि से फाइलें रखने की पद्धति को समझाना है। डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो लाभ और दोष दोनों पूछे हैं। 3 अंक का प्रश्न है, तो आपसे 3 चीज़ें ही पूछी गई हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल
फाइल आपने इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, तभी पूरे अंक मिलेंगे। क्रोनोलॉजी फाइल की डेफिनेशन देनी है, एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज, यानी एक एक मार्क्स के तीनों हैं, 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपने इस तरह, और इसमें फिर चॉइस है, अथवा आप इस तरह से कर सकते हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइलिंग, अच्छी फाइलिंग प्रणाली में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं वो बता सकते हैं, या ऊपर वाला प्रश्न, यहाँ फिर आपको चॉइस दे दी गई है। क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग इज कॉमनली यूज इन वेरियस लीगल सेटिंग्स सच एज लॉ फर्म, वहाँ यूज़ होती है, कोर्ट में यूज़ होती है, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, गवर्नमेंट एजेंसीज में ये जो है क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग समय अनुसार पद्धति का इस्तेमाल होता है। तो ये बेनिफिट क्या है? स्पीडी लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, सिंपल ऑपरेट, लेस एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, डीमेरिट्स क्या है क्रोनोलॉजिकल फाइलिंग के? सिस्टम इज सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। दिस सिस्टम इज नॉट यूजफुल व्हेन एग्जैक्ट डेट्स आर नॉट नोन, अगर आपको तिथि नहीं पता तो ये प्रणाली ठीक नहीं है। इनकमिंग लेटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम आउट गोइंग रिप्लाईज, जाने वाली डाक और आने वाली डाक अलग अलग तिथि के अनुसार से रखी जाती है, सेपरेट की जाती है। और दूसरा जो प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फाइलिंग, अच्छी फाइलिंग के क्या क्या गुण होते हैं, तो वो अगर आप ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सिंपलिसिटी यानी सरल होती है अच्छी फाइलिंग, एक्सेसिबिलिटी पहुंच होनी चाहिए, अच्छी फाइलिंग इजीली पहुंच हो, कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए यानी थोड़ी जगह पर ज़्यादा फाइलें आ जाएं, इकोनॉमी किफ़ायती होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लचक होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। अच्छी फाइलिंग के ये सारे गुण आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, और वीडियो तो थोड़ा बड़ा है, आपने पूरा वीडियो ध्यान तक देखना है, तभी आप 60 में से 60 अंक लाने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार में भी देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो आपने अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ नोटिस ऑफ मीटिंग, सभा का की सूचना क्या होती है? मेंशन द रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग की सूचना में क्या क्या बातें होनी जरूरी हैं? नोटिस ऑफ मीटिंग आपके सामने है, मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड बाय प्रॉपर नोटिस, मीटिंग जब भी बुलाई जाएगी उसका प्रॉपर नोटिस होना जरूरी है, इशूड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी, और किसी अथॉरिटी के द्वारा उसको इशू होना चाहिए, जारी करना चाहिए। इट मीन्स दैट द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट, वो मीटिंग के नोटिस में वो सब बातें आ जानी चाहिए जो रूल के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरी हैं, यानी उसमें क्या क्या होना चाहिए वो सब ज़रूरी है। ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स को सूचना देनी चाहिए, और उसमें प्लेस यानी वेन्यू होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, ये सब कंटेंट उसमें होंगे तो वही प्रॉपर नोटिस कहलाता है। अब वैलिड मीटिंग में क्या क्या होना ज़रूरी है? वैलिड मीटिंग यानी जो कानून के वैध मीटिंग किसे कहा जा सकता है, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए? प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, इट इज़ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपर तरीके से बुलाई गई होनी चाहिए उसमें, यानी एक चेयरमैन होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, इट इज़ प्रॉपरली कंडक्टेड, वैलिडली कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट, रूल के द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। तो ये प्रश्न का उत्तर है आपके सामने, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, वीडियो में भी देख लिया आपने, इसको रिवीजन चल रही है, पूरे करिकुलम की रिवीजन आप इस एक वीडियो में कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छी स्टडी हो पा रही है। वैध सभा की आवश्यकताएं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने हैं। अब आ गए लॉन्ग क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने किसी तरह का स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना, क्योंकि तनाव वाला प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन हैं, 3 के उत्तर देने हैं, 12 मार्क्स के हैं ये, 4 मार्क्स का एक, 3 के उत्तर देंगे आपको मिलेंगे 12 अंक। पहला प्रश्न आपके सामने, इफ़ मेल इज़ रिसीव्ड मैनुअली फिजिकली देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर जनरली फॉलोड इन हैंडलिंग इनकमिंग मेल, आने वाली डाक
का प्रोसीजर पूछा गया है। यदि डाक भौतिक रूप से प्राप्त की जाती है तो आने वाली डाक को संभालने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताइए। तो इसके सारे स्टेप आपने लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग मेल, आने वाली डाक रिसीव होती है। उसके बाद सॉर्टिंग मेल, छटाई की जाती है मेल की, अंदर का मैटर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ओपनिंग मेल, छांटने के बाद उसको ओपन किया जाता है, क्योंकि सभी मेल क्लर्क ओपन नहीं करता, कुछ मेल को ही क्लर्क ओपन करता है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद एग्जामिनिंग कंटेंट, ओपन करने के बाद कंटेंट को एग्जामिन किया जाता है, पढ़ा जाता है। स्टैंपिंग मेल, उस डाक के पीछे एक मोहर लगाई जाती है। रिकॉर्डिंग मेल, उसका रिकॉर्ड इनकमिंग यानी इनवर्ड मेल रजिस्टर में रिकॉर्ड लिखा जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है मेल। फॉलो अप एक्शन, उसका उत्तर देने की तैयारी की जाती है। तो ये सारे स्टेप 7 स्टेप्स हैं जो आपने एक्सप्लेन करने हैं थोड़ा थोड़ा। आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। डाक प्राप्त करना, डाक छांटना, फिर खोलना, सामग्री की जांच करना, उस पर मोहर लगाना, डाक का रिकॉर्ड रखना, डाक का वितरण करना। तो ये आपका अनुवर्ती कार्रवाई। 21वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा उत्तर है, और इसी तरह अगर आप उत्तर दे के आते हैं तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स पूरे कंप्लीट। हाउ हॉरिजेंटल फाइलिंग डिफर फ्रॉम वर्टिकल फाइलिंग, यानी हॉरिजेंटल फाइलिंग और वर्टिकल फाइलिंग में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो इस तरह से अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं तो उत्तर का तरीका भी इसमें इसी वाले वीडियो में बताया गया। हो सकता है आपने इस तरह से उत्तर देने की विधि, इस तरह से उत्तर देना ना सीखा हो, तो ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इस तरह से उत्तर देंगे तो 4/4, 4 में से 4 अंक मिलेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजेंटल फाइलिंग एंड वर्टिकल फाइलिंग, इसमें आपने 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, हॉरिजेंटल फाइलिंग और वर्टिकल फाइलिंग, प्लेसिंग ऑफ लेटर, लेटर रखने का तरीका अलग होता है। हॉरिजेंटल में जो फ्लैट पोजीशन में रखे जाते हैं और वर्टिकल में स्टैंडिंग पोजीशन में रखे जाते हैं। टाइम टेकन, किस में समय ज़्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और ये क्विकली मेथड है। सेफ्टी, द लेटर्स आर प्रॉपरली केप्ट इन फाइल, तो ये फाइल में रखे रहते हैं। द लेटर्स आर नॉट टाइड, इसमें टाइड करके नहीं रखे जाते। तो ये हर तरीके, दोनों तरह से डिफरेंस आपके सामने है। इलास्टिसिटी यानी लचक, किस में है, कौन सी फाइल पद्धति में लचक है, कौन सी में नहीं है। दिस मेथड इज़ लेस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है इसमें। कॉस्ट यानी सस्ता है या महंगा कौन सा साधन है। लेस कॉस्टली है, ये कॉस्टली मेथड है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 दिए हैं, कुछ ज़्यादा ही दिए हुए हैं। क्रमांक, भेद का आधार, क्षैतिज फाइलिंग, ऊर्ध्वाधर फाइलिंग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 22वां प्रश्न है। टोटल 24 प्रश्न है, ध्यान रखना है 17 के ही उत्तर देने हैं। इसमें पूछा गया यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी, किसी कंपनी के आप सेक्रेटरी हो। योर सूटेबल नेम इज़ राखी, आपका नाम राखी है। प्रिपेयर ए सैम्पल नोटिस एंड एजेंडा, नोटिस और एजेंडा आपने तैयार करना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है, आपने अपनी तरफ से कोई कंपनी का नाम नहीं लिखना। 25th एनुअल जनरल मीटिंग का आपने नोटिस बनाना है। कंपनी का नाम है K&K टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 25 जनवरी 2025 को एक मीटिंग होनी है 1 बजे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का एड्रेस है A45 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली 20। तो इसका कंपनी का आपने वार्षिक आम बैठक, या फिर आपके सामने अगर आपको बैठक का जो है नोटिस बनाना नहीं आता तो आप वार्षिक आम बैठक से पहले, बैठक के दौरान, बैठक के बाद सचिव के कार्य लिख सकते हैं। दोनों प्रश्न है, चॉइस है, 4 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ आपके सामने नोटिस बनाकर तैयार किया है। नोटिस के साथ एजेंडा भी होता है। तो जैसा कि ऊपर एक प्रश्न आया था कि नोटिस में कौन कौन सी बातें होती हैं, तो वो सब बातें आपके सामने हैं कि मीटिंग कब होगी, किस दिन होगी, कितने बजे होगी, कहाँ पर होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो वो सब वेन्यू वगैरह सब लिखा होता है। तो ये नोटिस इस तरह से तैयार किया जाता है। एजेंडा भी है, टू रीड आउट द नोटिस ऑफ द मीटिंग, टू रिसीव एंड अडॉप्ट द डायरेक्टर्स एनुअल रिपोर्ट। 25th मीटिंग है। तो ये सब बातें आपके सामने एजेंडा में 9 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखना है, मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इज एंटाइटल टू अपॉइंट 1 और मोर प्रॉक्सीज, एक या एक से अधिक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सब बातें इस तरह से मीटिंग के नोटिस में, आप ध्यान से मीटिंग का नोटिस देख लें,
प्रश्न इस तरह के ज़रूर आते हैं और आएंगे, तो फिर आप ये मत कहना कि हमने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा था। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। कार्यसूची बोलते हैं एजेंडा को हिंदी में। नीचे साइन करना नहीं भूलना, यानी बोर्ड के आदेशानुसार राखी, ऊपर जो नाम दिया है कि आपने राखी के ही साइन करने हैं क्योंकि आपको राखी माना गया है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। दूसरा था ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी बिफोर, एट एंड आफ्टर द एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग के पहले क्या क्या काम करने होते हैं, ये काम है। मेक अरेंजमेंट ऑफ प्रिपरेशन करनी होती है, नोटिस एजेंडा तैयार करना होता है, अरेंजमेंट फॉर प्रिंटिंग ऑफ नोटिस प्रिंट करवाने होते हैं, सेंड करने हैं नोटिस, ट्रांसफ़र बुक ऑफ कंपनी क्लोज करनी है। तो ये सब बातें जो है मीटिंग से पहले के कार्य हैं। प्रॉक्सी के फॉर्म छपवाने होते हैं, प्रॉक्सी यानी प्रतिपुरुष, उसके फॉर्म छपवाने होते हैं, सेंड करने होते हैं। ऑल रजिस्टर रेडी रखने होते हैं मीटिंग से पहले। नेसेसरी सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है और मेक अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट। ये सब मीटिंग से पहले के कार्य हैं। मीटिंग में क्या कार्य, एट द मीटिंग क्या क्या कार्य हैं वो आपके सामने है। एंश्योर दैट द एंट्री कार्ड, स्लिप्स, नोटिस आर ड्यूली कलेक्टेड गेट एट द गेट। नो अनऑथोराइज पर्सन, कोई अनऑथोराइज पर्सन मीटिंग में ना आ जाए। हेल्प द चेयरमैन टू असर्टेन वेदर कोरम पूरा हो गया है, उसके बारे में चेयरमैन को बताना। रीड द नोटिस, नोटिस पढ़ना मीटिंग के दौरान। सबमिट कॉपीज ऑफ MOA AOA, कुछ समझौते हैं उसकी कॉपी सबमिट करना। टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग, मीटिंग की कार्रवाई को नोट करना। तो ये सब मीटिंग के दौरान के कार्य हैं। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद भी सेक्रेटरी को कुछ काम करने होते हैं। प्रिपेयर मिनट्स तैयार करना। सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट टू द डायरेक्टर्स। मेक अरेंजमेंट फॉर एग्जीक्यूट द डिसीजन को लागू करना। ये सब काम मीटिंग के बाद के हैं। तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप वीडियो को पॉज करें, ध्यान से पढ़ें, माइंड में क्लियर कर लें। यही सब कार्य आपको, अगर ये प्रश्न आता है, अक्सर ये प्रश्न आ ही जाता है मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद के कार्य, कभी कभी मीटिंग के दौरान के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो 23वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग एंड आइटिनरी। आइटिनरी तैयार करते समय कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। एक तो आपसे बातें पूछी गई हैं। दूसरा, मिस्टर अनुज शाह जनरल मैनेजर का आइटिनरी कैसे तैयार करेंगे। तो यात्रा कार्यक्रम तैयार करना भी आपको आना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखते हैं आइटिनरी तैयार करने, टाइम एंड प्लेस, डिपार्चर का और अराइवल का टाइम और प्लेस पता होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रैवल, यात्रा का कौन सा साधन है। सीक्वेंस ऑफ विजिट, यात्रा की बारंबारता, जाने आने का पता होना चाहिए। होटल एकोमोडेशन यानी मोटल, जो रोड साइड होटल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। कन्वेंस बिटवीन होटल एंड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग, ये सब बातें पता होंगी तभी हम आइटिनरी यानी डिटेल यात्रा कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो आइटिनरी कैसे तैयार करना है नीचे आपके सामने है, कॉलम में अच्छी तरह से समझाया गया है। मिस्टर अनुज शाह जनरल मैनेजर का यात्रा कार्यक्रम है। डेट और टाइम होगा, डिपार्चर स्टेशन, अराइवल स्टेशन, ट्रेन नंबर या फ्लाइट नंबर, पर्पस उद्देश्य क्या है, रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो ये यात्रा कार्यक्रम आपके सामने हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों तरह से। अनुज शाह यात्रा महाप्रबंधक का कार्यक्रम है। आखिरी प्रश्न आपके सामने, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, चिंता नहीं करनी, अच्छे अंक लेकर आने हैं। डिस्क्राइब द जनरल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक्स। बैंक द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विच प्रोसेस डू यू फॉलो टू ओपन सेविंग अकाउंट, कैसे खोला जाता है। ये वैसे तो ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अक्सर थ्योरी में भी आ जाता है, तो आपने हर तरह से प्रिपेयर रहना है। जनरल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, बैंक द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। लॉकर की फैसिलिटी होती है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा, लेटर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े उपलब्ध कराना, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, मर्चेंट बैंकिंग, ऑटोमेटेड टेलर, ATM की सुविधा, ये बैंक द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए चूज़ योर बैंक, किस बैंक में अकाउंट खोलना है। सेविंग अकाउंट है तो बैंक चूज़ करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से भरा जा सकता है, मोबाइल से भी भरा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे वो आपने अपने पास रखने हैं। आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब होने ज़रूरी हैं बैंक अकाउंट खोलते समय। ये प्रोसेस है। KYC करवाना होगा, उस पैन कार्ड आधार कार्ड से KYC होता है। और उसके बाद एक्सप्लोर द सेविंग ऑप्शन, सेविंग का ऑप्शन क्या रहेगा। एक्सेस, इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, प्राइमरी सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट,
और जॉइंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट आपका रहेगा, रिकरिंग अकाउंट, वो सब अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट आपने खुलवाना है। डिपॉजिट, शुरू में आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे उसके पे इन स्लिप भरनी होगी, तो आपका अकाउंट तभी खुल पाएगा। आप कितना अमाउंट शुरू में जमा करा सकते हैं, 1000, 2500, 5000, 10,000। तो आपके बाद बैंक इशू कर देगा, इसके बाद अकाउंट नंबर आपको, पासबुक मिलेगी, चेकबुक मिलेगी, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपको अवेलेबल कराया जाए। इस तरह से बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो ये था 24वां प्रश्न आपके सामने। यहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो आपके लिए बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, एंड तक देखा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आपके अच्छे अंक आने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।